हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फर्स्टली सॉरी, मैं प्रीवियस वीक आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज ऑफ सब पर्सनल वर्क, बट नाउ आई एम फ्री और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने CUET का पेपर सॉल्व किया था 14 जून का, जिसमें फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रहा था। आज सेकेंड पार्ट में हम लोग जो क्वेश्चन रह गए थे वो सारे डिस्कस मैं आपके साथ करूँगी। सो वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, हु डिस्क्राइब कास्ट एज ऑर्गेनिक एंड हायरार्कियल व्हाइल ट्राइब्स एज सेगमेंटरी एंड एगैलिटेरियन। देखिए, कास्ट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको कास्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसमें से किसने कास्ट को डिफाइन करते हुए उसको ऑर्गेनिक और हायरार्कियल और ट्राइब की डेफिनेशन देते वक्त उसको सेगमेंटरी और इगैलिटेरियन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन है, FG बेली। अब FG बेली की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी ये भी जानना जरूरी है, जिससे आपको याद हो। तो कास्ट को डिफाइन करते हुए FG बेली ने कहा था कि कास्ट जो है वो इज अ क्लोज्ड ऑर्गेनिक स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है। ओके, क्लोज्ड ऑर्गेनिक स्ट्रैटिफिकेशन है। फिर दूसरी डेफिनेशन में कहती हैं ट्राइब, कहते हैं ट्राइब्स एज सेगमेंटरी एंड कास्ट एज ऑर्गेनिक। फिर थर्ड डेफिनेशन में ये बोलते हैं कास्ट stands in ritual, ये काम क्यों नहीं कर रही है पेन, रिचुअल एंड सेक्युलर हायरार्की, सेक्युलर हायरार्की। ओके, सो ये डेफिनेशन है FG बेली की। अगर आप इसमें से देखो तो ऑर्गेनिक, सेगमेंटरी, हायरार्की, ये सारे टर्म इनकी डेफिनेशन में आते हैं। इसी वजह से आपको पूछा गया है कि कास्ट को किसने ऑर्गेनिक और हायरार्कियल और ट्राइब को किसने सेगमेंटरी और इगैलिटेरियन बोला है। ओके, सो ये तो थी FG बेली की डेफिनेशन। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है वो भी पूछ ली जाए, ठीक। सो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कास्ट को किसने इनक्लोज्ड क्लास बोला है, इनक्लोज्ड क्लास, तो वो किसने बोला है, BR अम्बेडकर जी ने। ओके, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कास्ट को किसने ब्राह्मणिक चाइल्ड बोला है, ठीक है, सॉरी, कास्ट इज ब्राह्मणिक चाइल्ड, ये किसने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने बोला, GS घूरे ने, ठीक है, GS घूरे जी ने कास्ट को क्या बोला है, ब्राह्मणिक चाइल्ड बोला है। ओके, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हो सकता है आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर ने ये चीज़ बोली है कि क्या बोला है कि सब कास्ट इज द रियल यूनिट ऑफ कास्ट, ठीक है। कास्ट की रियल यूनिट सब कास्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किसने बोला, तो ये किसने कहा है, MN श्रीनिवास जी ने। ओके, MN श्रीनिवास ने। ब्राह्मणिक चाइल्ड किसने बोला है, घूरे ने। इनक्लोज क्लास किसने बोला है, BR अम्बेडकर ने। इसके अलावा देखिए क्लोज्ड क्लास या ग्रुप किसने बोला है, मैं यहाँ पर थोड़ा रब कर रही हूँ। क्लोज्ड क्लास, वन सेकेंड, क्लोज्ड क्लास या फिर ग्रुप किसने बोला है कास्ट को, तो ये किसने बोला है, मदन एंड मजूमदार ने। मदन एंड मजूमदार ने। ओके, मदन एंड मजूमदार ने क्लोज्ड क्लास बोला और इनक्लोज्ड क्लास किसने बोला है, BR अम्बेडकर ने। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि क्लास जब क्लोज्ड हो जाता है तो कास्ट हो जाता है, बिकॉज क्लास में आप मोबिलिटी होती है। अगर आप लोअर क्लास के हैं तो आप मिडिल क्लास में जा सकते हैं, मिडिल के हैं तो अपर में जा सकते हैं, अपर के हैं तो अगर आपने सही से नहीं किया तो आप लोअर क्लास में भी जा सकते हो। ओके, लेकिन कास्ट में ऐसा नहीं है, इसी वजह से क्लोज्ड क्लास है मदन एंड मजूमदार के अकॉर्डिंग और इनक्लोज्ड क्लास है एज पर BR अम्बेडकर। ओके, ब्राह्मणिक चाइल्ड है घूरे के अकॉर्डिंग और रियल यूनिट ऑफ कास्ट इज सब कास्ट। ओके, सब कास्ट इज द रियल यूनिट ऑफ कास्ट एज पर MN श्रीनिवास। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एंथ्रो से जब इंट्रोड्यूस ही होते हैं हम लोग
पहली बार यूजी में, तो ये सब पढ़ाया ही जाता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो हमें तुरंत पढ़ाए जाते हैं। जैसे हमेशा हर बच्चे को पता होना चाहिए संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, देन दूसरा वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, देन डोमिनेंट कास्ट, नेचर, मैन, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ आसान से हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर बच्चे को बताना चाहिए। तो ऊपर के 3 तो एम एन श्रीनिवास के हैं और नीचे के 2 किसके हैं, एलपी विद्यार्थी के। ठीक है, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सेक्रेट ज्योग्राफी, सेक्रेट स्पेशलिस्ट और सेक्रेट परफॉर्मेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलपी विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक, तो इसके अलावा जैसे लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन हो गया। ठीक, उसके बाद फिर जितने भी कॉन्टिन्यूम है ये सारे आपके एकदम जबान पे होने चाहिए। ठीक है, कि इसमें सोचना ना पड़े कि ट्राइब कट कॉन्टिन्यूम किसने दिया है, ठीक है, फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम किसने दिया है, लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन किसका कॉन्सेप्ट है। तो ये सब एकदम आपको पता होना चाहिए, इसमें ज़रा भी सोचना ना पड़े। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख, द डायकोटमी ऑफ सराउंडिंग्स एट प्रोफेन एंड सेक्रेट वॉज प्रपोज्ड बाई। ठीक है, सराउंडिंग को किसने प्रोफेन और सेक्रेट 2 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो किसने करा है, इमाइल दरखाइम ने। और ये होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ। आप में से बहुत लोगों ने कोई भी, अभी शिवरात्रि थी, ठीक है, शिवरात्रि थी, बहुत जगह शिवरात्रि पे क्या होता है, मेला लगता है कि नहीं। ठीक है, या फिर अगर आप लोग में से कोई कुंभ मेला गया हो, कुंभ मेला, तो आप लोग ने देखा होगा कुंभ मेला में ऐसे होता है कि आपके आसपास कोई भी, अगर आप कुंभ मेला नहीं जानते तो आपके आसपास कोई भी मेला होता हो जो भगवान जी के लिए होता हो। ठीक है, अलग अलग भगवान जी के लिए उनके वैसे दिनों पे क्या, उनके स्पेशल डेज पे मेले लगते हैं ना। ठीक है, जगह जगह। तो अगर आप देखो तो उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। एक ऐसी जगह होती है जहाँ सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वहाँ पर आपको पूजा पाठ होगा, भजन कीर्तन होगा, लोग वहाँ पर अलग अलग पूजा, मतलब कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, नारियल फोड़ेंगे, मतलब हर चीज़ यहाँ पर होती रहती है। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मना होती हैं, आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, आप बिना नहाए नहीं जा सकते ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये वाला जो एरिया है उस सराउंडिंग का, इसको क्या बोलेंगे, ये सेक्रेट एरिया है, सेक्रेट है। ठीक है, अब दूसरा एरिया क्या बचा, प्रोफेन। प्रोफेन एरिया क्या होता है, अगर आप उसी मेले में देखो तो एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर झूले होंगे ढेर सारे बड़े बड़े। ठीक है, लोग वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आएंगे, बहुत ढेर सारे झूले होंगे, बहुत ढेर खाने की बहुत सी चीज़ें होंगी, जंक फूड होगा खाने का, बहुत सी लाइटिंग होंगी, बहुत शोर होगा, लोग वहाँ पर मतलब सॉरी लोग वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, पूरा अम्यूज़मेंट पार्क जैसा माहौल रहेगा पूरा एकदम। तो अगर आप देखो तो ये जगह क्या है, ये प्रोफेन है। तो अगर आप लोगों ने कुंभ मेला देखा तो कुंभ मेला तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कुंभ मेला एक साइड होता है जहाँ लोग स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं मंदिरों के, है कि नहीं, और दूसरा साइड ऐसा होता है जहाँ पर झूले लगे होते हैं, जहाँ पे लोग घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मेला लगा होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, प्रदर्शनियाँ लगी होती हैं, लोग वहाँ से सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो दुर्खाइम कहते हैं कि कोई भी सराउंडिंग हो उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, सेक्रेट और प्रोफेन। ठीक है, तो आप अगर एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जब भी किसी ऐसे जगह पे जाएं तो आप वहाँ पर ये ना बोलें कि वो पूजा वाली जगह है वहाँ चलते हैं, ये मेले वाली जगह नहीं। वहाँ पर आपको क्या टर्म यूज़ करना है, ये सेक्रेट प्लेस है, ये प्रोफेन वाली जगह पे चलते हैं। ठीक है, आप ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करिए, आपके डे टू डे लाइफ में ये सब टर्म होने चाहिए। ठीक, जिससे लगे कि आप एंथ्रो के स्टूडेंट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके साथ इसको मैंने अलग से डिस्कस कर रखा है, मैंने इस पे वीडियो डाल रखा है, जिससे अब आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपको मैंने बता दिया था कि 4th है, ए नॉट करेक्ट है, आर करेक्ट है, बिकॉज मैंने वहाँ पर समझा दिया था कि जो वेलिन है वो यहाँ पर तो सही है, ग्लूटामिक एसिड को हटा के वेलिन ही आ जाता है, और ये नॉन जेनेटिक डिजीज़ लिखा है इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको तो मैंने अलग से आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है टासी फॉर्म्स आर द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन 2 सबऑर्डर्स प्रॉक्सिमिया एंड एंथ्रोपोइडिया बिकॉज देयर आर मैनी फीचर्स
कॉमन बिटवीन द टू, फॉर इंस्टेंस द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल प्रोसेस। तो ये दोनों जो असर्शन रीजन सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि टार्सिफॉर्मिस जो है वो प्रॉक्सिमिया और एंथ्रोपोडिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक का काम करता है। और सबसे जो सबसे मोस्ट कॉमन फीचर है जो एक एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो कि इसमें भी क्या पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल प्रोसेस पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है अगेन कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल कर्व बिकॉज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन कर्व। तो यहाँ पर देखो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक सिमेट्रिकल कर्व है क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पर रीजन। ठीक, मतलब ये है कि पहला आंसर तो इसमें नहीं होना है। ठीक, अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, अब इसमें देखते हैं। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता क्या है, मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिमेट्रिकल होता है अबाउट किसके, मीन के सिमेट्रिकल होता है, पहली चीज़। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को और क्या बोलते हैं, इसको गॉसियन कर्व भी बोलते हैं या फिर इसको प्रोबेबिलिटी बेल कर्व भी बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कैसा कर्व बनता है, कैसा ग्राफ बनता है, तो कैसा बनता है, बेल शेप बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ये अगर आपका ग्राफ है तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कैसा ग्राफ बनेगा, बेल शेप्ड, ऐसा। ठीक है, अब ये इसका मीन पॉइंट है। अब एग्जांपल ले लीजिए हाइट का, मान लीजिए हाइट का एग्जांपल लेते हैं सॉरी, थोड़ा गला नहीं सही मेरा। तो इसमें देखिए, टॉल कोई इंसान होगा, कोई एकदम शॉर्ट होगा, बीच में कुछ एवरेज हाइट वाले लोग होंगे। तो वो जो एवरेज हाइट वाले होंगे वो कहाँ आएंगे, यहाँ पर मीन पे आएंगे। अब मीन के जो जितना पास होगा, ठीक है, ठीक, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जो वो उतना ही अक्रेंस में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो फ्रिक्वेंट होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंट इन अक्रेंस होगा, जो डेटा जितना मीन के पास होगा। मतलब देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए कि थोड़ा सा मैं और स्पेस देकर समझाती हूँ कि ये अगर ग्राफ है, ठीक, और जैसे मैंने आपको हाइट का एग्जांपल दिया या फिर वेट का एग्जांपल दिया, तो ये मीन है। अब मीन के जो डेटा जितना पास होगा वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट होगा। ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट तरीके से पाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हाइट में अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपको कहा कि टॉल, शॉर्ट यहाँ पर हो जाएंगे। अब ये जो जितने भी एवरेज हाइट हो वाले होंगे, जो जितने पास होंगे मीन के, वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पाए जाएंगे उस डेटा में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक सिमेट्रिकल कर्व होता है, सही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को गॉसियन कर्व बोलते हैं, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है, लेकिन आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की और जब इसको पढ़ेंगे डिटेल तब अच्छे से और समझाऊंगी, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें होता क्या है एक्चुअली। हाइट का एग्जांपल ले लो, वेट का एग्जांपल ले लो, कोई बहुत मोटा होगा, कोई बहुत पतला होगा, लेकिन बीच के लोग भी तो हैं। तो उन बीच के लोग को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसके सिमेट्रिक होता है, मीन के। हमेशा दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसके सिमेट्रिक होता है, मीन के सिमेट्रिक होता है, वेरिएंस के सिमेट्रिक होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के सिमेट्रिक होता है। तो हमेशा दिमाग में रखना मीन के सिमेट्रिक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक पढ़ाया समझाया क्वेश्चन आया है। असर्शन दिया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट यूजुअली हैपन इन स्मॉल पॉपुलेशन बिकॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट बिकॉज स्मॉल पॉपुलेशन साइज इज मोर प्रोन टू रैंडम फ्लक्चुएशन ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। देखिए, मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट में पहले बताया है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। क्यों, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है, रैंडम फ्लक्चुएशन ज़्यादा प्रोन, जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है ज़्यादा प्रोन होती है रैंडम फ्लक्चुएशन के लिए। ठीक है, उसमें अगर एलिल माइनस या प्लस होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंसेक्ट की कॉलोनी है छोटी सी। अब यहाँ पर अगर आके कोई एलिफेंट अपना फूट रख देता है और ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जीन जो एलिल है बहुत रैंडमली फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो कह रहा है कि जो सैम्पलिंग एरर के कारण, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा प्रोन होती है रैंडम फ्लक्चुएशन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ए का। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ कभी नहीं भूलनी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ होगी, हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होगी, छोटी पॉपुलेशन में, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन में जो भी फ्लक्चुएशन होगा ज़्यादा प्रोन होता है और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा भी ना, छोटी पॉपुलेशन है अगर। ठीक है, तो स्मॉल पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोन होते हैं रैंडम फ्लक्चुएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत असर्शन रीजन आए भाई इस पेपर में। तो असर्शन है, लिंकेज इज अ रिलेशन बिटवीन टू एलिल्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम बिकॉज
लिंक जीन अवॉइड क्रॉसिंग ओवर, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो ये भी ये तो मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लिंकेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिस लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, नहीं ये यहीं पर तो गलत हो गया, सेम क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम पे जब दो जीन ऐसे पास पास हो तो उनको लिंक जीन बोलते हैं, ठीक। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, रीजन कह रहा है लिंक जीन अवॉइड क्रॉसिंग ओवर, तो ये सही है। लिंक जीन क्या होती हैं कि वो क्रॉसिंग ओवर में स्प्लिट नहीं करना चाहती ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ठीक, इसी वजह से क्या होते हैं, अवॉइड करती हैं क्रॉसिंग ओवर को, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर करेक्ट हो जाएगा और ए जो है वो इनकरेक्ट मतलब नॉट करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम लिंक जीन स्प्लिट नहीं करना चाहती, इसलिए अवॉइड करती हैं क्रॉसिंग ओवर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अगेन असर्शन रीजन, भाई बहुत असर्शन रीजन आए इस पेपर में। तो ब्रैकिएशन इज अ मोड ऑफ लोकोमोशन अमंग द गिब्बन्स बिकॉज एक्सट्रीमली इलोंगेटेड फिंगर एंड शॉर्ट एंड थंब इन गिब्बन्स हेल्प इन ब्रैकिएशन, ठीक है। अब ब्रैकिएशन क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता बता देती हूँ। ब्रैकिएशन का सबसे आसान शब्दों में अगर आप समझोगे तो मतलब होता है आर्म स्विंगिंग। आपने देखा होगा ना ऐसे बंदरों को ऐसे केवल अपनी आर्म पे उस पे ऐसे लटकते रहते हैं, उसके बाद इसी से ऐसे जंप करेंगे दूसरे पे ना, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रैकिएशन। मतलब जब आप अपने आर्म की, या फिर आपने बच्चों को देखा होगा, वो जो बच्चों का ये वाला एक होता नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो पार्क वगैरह में लगे होते हैं बच्चे, इस पे केवल आर्म ऐसे आर्म लटका के ऐसे खड़े रहते हैं ना, ऐसे फिर ऐसे सरक सरक के आते हैं एक ही हाथ से, तो वही ब्रैकिएशन है कि जब ये जो गिब्बन्स होते हैं इनमें ब्रैकिएशन का लोकोमोशन पाया जाता है कि ये आर्म स्विंगिंग करते हैं, केवल एक आर्म से अपनी पूरी बॉडी को सस्पेंड करा रखा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ब्रैकिएशन जो है वो एक मोड ऑफ लोकोमोशन है जो है गिब्बन्स में, तो एकदम सही बात है, गिब्बन्स और सिमांक में पाया जाता है। इन लोगों को ट्रू ब्रैकिएटर्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रू ब्रैकिएटर्स बोलते हैं गिब्बन और सिमांक्स को। और ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनकी फिंगर्स जो होती हैं बहुत इलोंगेटेड होती हैं, थंब जो होता है वो छोटा होता है, जो कि उनको हेल्प करता है, ठीक है, वो जो ब्रांच होती है उसको ग्रास्प करने और अपनी बॉडी सस्पेंड करने में पूरी उसके थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा देखिए प्राइमेट्स में कई तरह के लोकोमोशन पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे लीप करते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, ओके। इसके अलावा ब्रैकिएशन होता है, इसके अलावा क्वाड्रपेडलिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है कि दो तरीके का ये हो सकता है, एक तो ये आर्बोरियल हो सकता है कि पेड़ पे चारों अपने दोनों मतलब फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों यूज़ करके जब पेड़ पे ऐसे जानवर चलते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पे जब चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बाइपेडलिज्म, जैसे हम लोग चलते हैं बाइपेडलिज्म अपने दो पैर पे, ठीक। तो ये क्या है, सब लोकोमोशन के तरीके हैं प्राइमेट्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन फिर से है, निगेटिव बल्ब ऑफ परकशन इज प्रेजेंट ऑन कोर बिकॉज पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन इज प्रेजेंट ऑन फेक, तो ये सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। आपको पता है देखिए कोर और फ्लेक में ना सबसे जो कहते हैं इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये कोर है और ये फ्लेक है, वो ये है कि फ्लेक पर पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन होता है, वरना ऐसा नहीं है कि कोर बड़े होते हैं फ्लेक छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है, फ्लेक भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। अगर आपने उठाया और कहा कि नहीं ये तो कोर है, नहीं, आप उस पर बल्ब ऑफ परकशन देखते हैं, अगर पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन है मतलब वो एक फ्लेक है, ओके सॉरी फ्लेक है। और कोर पे क्या होता है, निगेटिव बल्ब ऑफ परकशन होता है, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू आप डिस्टिंग्विश करते हो कि ये जो पर्टिकुलर टूल है ये फ्लेक है कि कोर है, ठीक। पहले तो मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग गड़बड़ करी, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11, ठीक है। मैंने वहाँ पर 5 के बाद सीधे 10 वगैरह शायद मेंशन कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए 11 है, ये तो पढ़ाया क्वेश्चन एकदम, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, तुरंत इसमें करेक्ट ऑप्शन बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 2 स्टेटमेंट है, कार्बन 14 एक एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है और क्लोरीन एनालिसिस एक रिलेटिव डेटिंग मेथड है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेटिंग क्या है बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा रखा है, वीडियो आप में से जिसने नहीं देखी है जाके देख ले, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख, क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये, नंबरिंग में ही आज पूरा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया पे अलग से एक वीडियो बनाया था ना, मुझे लगता है इस क्वेश्चन पे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन बच्चों ने 12th में बायो नहीं पढ़ी है ना उनके लिए क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला, वो समझ ही नहीं पाएंगे ये इंट्रॉन और ये एक्सॉन्स क्या है, अगर मैं भी एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपको ना पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस समझनी पड़ेगी, तब आप ये समझ पाओगे कि इंट्रॉन्स और ये एक्सॉन्स
एग्जैक्टली हैं क्या, कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या है। ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर स्किप करती हूँ। जैसे मैंने सिकल सेल एनीमिया पे अलग से एक वीडियो बनाया था, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, यही क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आगे कर सॉल्व कर सको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इस पर मैंने शॉर्ट्स डाल रखा है। अगर आप में से जिसने भी वो शॉर्ट देखा होगा और याद करा होगा, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ डाल रखी है इन्होंने, कि एनिमल जो ह्यूमन का, मैन का टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, कि एनिमल किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, फैमिली क्या है। ठीक है, कई बार इसको बच्चे बहुत मतलब समझते हैं कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, और वहीं से पूछ लिया जाता है और आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। देखिए क्वेश्चन आ भी गया है, मैन बिलोंग्स टू ऑर्डर प्राइमेट, और यहाँ पर सब ऑर्डर भी पूछ लिया एंथ्रोपॉइडिया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर यहाँ पर हेप्लोराइनी भी लिखा होता तो वो भी सही होता। तो इसी वजह से मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ आप इसको याद करिए। इनफैक्ट कभी कभी एग्जाम में ये भी आ गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अरेंज करने को ऐसे आया है नेट के एग्जाम में। तो आप में CUET में तो ज़रूर आ सकता है ये ऐसे अरेंज, इसको आ जाता है सीक्वेंस वाइज लगाइए। तो इसको पूरा याद रखिए, और मैन का क्लासिफिकेशन, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन पूरा याद रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आपसे उस दिन जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैं ये भूल गई थी बताना, मुझे बताना था ये चीज़। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में ये बात आ गई है, तो मैं आपको समझा देती हूँ अभी तुरंत। कि देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है लीनिया एस्पेरा इज प्रेजेंट ऑन फीमर, और दूसरा स्टेटमेंट है फीमर बोन इज ऑल्सो नोन एज ऑस इनोमिनेटम। तो दूसरा स्टेटमेंट, तो जिन बच्चों ने मेरी स्केलेटन की वीडियो देखी होगी वो कहेंगे मैम ये तो एकदम बिल्कुल गलत लिख रखा है, ये तो आपने पढ़ा रखा है हम लोगों को कि ऑस इनोमिनेटम क्या होता है और क्या होता है। जो बच्चे नहीं देखे हैं यहाँ पर बता देती हूँ। हमारा जो पेल्विस है, पेल्विक गर्डिल है, जो भी आप बोलना चाहो, वो डब्ल्यू शेप्ड होता है। तो उसके दो इक्वल हाफ्स में से डिवाइड होता है ना। तो ये जो दोनों हाफ है इनको क्या बोला जाता है, ऑस इनोमिनेटम बोला जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक, तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं स्केलेटल सिस्टम की, प्लीज़ जाके देखें। पहला जो स्टेटमेंट है कि लीनिया एस्पेरा क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। लीनिया एस्पेरा एक मसल है जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे फीमर बोन पे पाई जाती है। काम क्या है इसका, काम इसका ये है कि ये हमारे बायपेडल लोकोमोशन में हेल्प करती है, फीमर बोन को स्ट्रेंथ देती है, जिससे हम बायपेडल लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं जब यूजी में थी और मेरा प्रैक्टिकल था ऑस्टियोलॉजी का, तो वहाँ पर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जामिनर ने पूछा था कि लीनिया एस्पेरा का क्या काम है फीमर बोन में। तो आप लोग प्लीज़ इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे भी पूछ ले एग्जामिनर कि ये लीनिया एस्पेरा का क्या काम होता है फीमर बोन में। ठीक है, तो लीनिया एस्पेरा क्या है, एक मसल है जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारी फीमर बोन में, जिसका काम क्या है, हमारे बाइपेडल लोकोमोशन में हेल्प करना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द अर्लीस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन होमो इरेक्टस वर फाउंड इन ईस्ट तुर्काना। दूसरा स्टेटमेंट है द अर्लीस्ट ऑफ ऑस्ट्रोपिथेकस वर फाउंड इन जर्मनी। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि होमो इरेक्टस के जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन मिले वो कहाँ से मिले, ईस्ट तुर्काना केन्या से। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आप खुद कहोगे मैम ये गलत है, जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रोपिथेकस का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है, किसने वो किया था, डिस्कवर किया था, रेमंड डर्ट ने। कहाँ से किया था और क्या नाम था उस स्पेसिमेन का, ये आप बताओगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट पहला तो सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है डॉक इज एन इंपॉर्टेंट फीचर फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन एट द साइट ऑफ लोथल। दूसरा है द साइट ऑफ कालीबंगन इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंगानगर राजस्थान। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है मैंने आपको कई बार ये चीज़ समझा रखा है, समझा रखा है कि जो ये लोथल है ये अपने पोर्ट के लिए फेमस था। लोथल कहाँ पर है, लोथल गुजरात में है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम यहाँ से व्यापार हुआ करते थे, बहुत ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए ये जो माना जाता है कि लोथल में जो है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डॉक यार्ड है। ठीक है, डॉक यार्ड पाया गया। और 2022 में अगर आप लोगों ने करंट से थोड़ा सा अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा कि मोदी जी ने यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की
वर्चुअली न्यू रखी थी, ठीक है। तो ये इसके लिए फेमस है, ठीक। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा करंट से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, आप लोग एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप लोग ये मत समझिए कि जो लोग यूपीएससी में ऑप्शनल लेते हैं उन्हीं को करंट पढ़ने की ज़रूरत है, हम अपने सिलेबस तक ही रहेंगे, नहीं। आप अगर देखो तो वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप योजना हुई, कुरुक्षेत्र हुई, ये जो मैगजीन्स आती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स निकलते हैं, आप प्लीज़ अपने फ्री टाइम में उसको पढ़ा करें। इनफैक्ट मैं जो योजना कुरुक्षेत्र अभी एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आई है, मैं इसको टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए भेज दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा, ठीक है, और पढ़िएगा, ठीक। तो जितना आप अपने सब्जेक्ट से करंट से अपडेट रहेंगे, आपको उतनी अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। सो चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कालीबंगन सब कुछ सही लिखा है, एक गड़बड़ चीज़ क्या हो गई यहाँ पर, गंगानगर, गंगा जी नहीं है यहाँ पर, हनुमान जी को याद कर रखना है, ठीक है। हनुमान नगर है, ठीक है, हनुमानगढ़। तो ये जो है गंगानगर नहीं है, ठीक है। कालीबंगन में क्या है, हनुमान जी हैं, ठीक है। तो ये, और कालीबंगन किसके लिए फेमस है, कालीबंगन आपको पता है यहाँ से प्लाउड फील्ड मिले थे, जुते हुए खेत मिले थे यहाँ से, ठीक। तो इसके लिए भी फेमस है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। 17 देखिए भाई, बहुत स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन यही है इस पेपर में। द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस रेंजेस फ्रॉम 1150 टू 750 सेंटीमीटर क्यूब, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ चिंपांजी रेंजेस फ्रॉम 285 टू 500। तो देखिए जो एवरेज ह्यूमन का माना जाता है वो कितना 1400, और इसका कितना माना जाता है 400, तो उसी के बीच की बात की जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। चलिए अगेन एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, और मैंने आपसे कहा है कि भाई ये CUET वालों को ये स्केलेटल सिस्टम से बड़ा लगाव है, इससे बड़ा स्केलेटन से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ के जाना, इसलिए मैंने जल्दी से स्केलेटन पढ़ा भी दिया आप लोगों को। देखिए इलियक ब्लेड्स आर प्रेजेंट ऑन द पेल्विक गर्टिल, एस्टाबुलन इज प्रेजेंट ऑन पेल्विक गर्टिल। देखिए अब बहुत बच्चे इलियक ब्लेड से कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए इलियम को ही इलियक बोला जाता है, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है आपकी हिप बोन की। हिप बोन में मैंने 3 बोन आपको बताई थी ना, एक इलियम बनाया था, एक प्यूबिस बताया था, एक इशियम बताया था, ठीक है। इलियक ही इलियम है, ठीक। और एस्टाबुलम के जो ऊपर का पार्ट होता है, ये अगर आप ऐसे देखो तो ये एस्टाबुलम है, इसके ऊपर का जो इलियम बोन का पार्ट होता है उसको इलियक क्या बोलते हैं, इलियक ब्लेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इलियक और इलियम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो यहाँ पर इलियक ब्लेड कहाँ पाई जाती है, पेल्विक गर्टिल में, सही है। और एस्टाबुलम भी कहाँ पाई जाती है, पेल्विक गर्टिल, मैंने आपको बताया ये पेल्विक गर्टिल है, अगर ये समझिए ये यहाँ पर ही तो आकर फीमर बोन क्या हेड ऐसे जुड़ता है, ये समझाया था ना, यहाँ से फीमर बोन आपकी पेल्विस से जुड़ती है, तो वो कौन सी जगह है, एस्टाबुलम ही तो है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, पेडिग्री कैन नॉट यूज फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस पैटर्न। दूसरा स्टेटमेंट है, पेडिग्रीज कैन ओनली बी टेकन फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा पढ़ते वक्त, कैन नॉट बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है पेडिग्री का यूज आप इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ने के लिए नहीं कर सकते, गलत है स्टेटमेंट। पेडिग्री का यूज आप केवल न्यूक्लियर फैमिली के लिए करते हो, ये भी गलत है। क्यों, अब देखिए मैं समझाती हूँ। हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए कहते हैं, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। जेनेटिक डिजीज को ट्रेस करने के लिए, अगर किसी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज चली आ रही है तो उसको ट्रेस करने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं कि कहाँ से ये बीमारी शुरू होकर कैसे कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो रही है, जब कोई जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे कह रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली में होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या हुआ, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, बस आप इतने में ही पता कर लोगे जेनेटिक। आप उनके बाबा को नहीं देखोगे, नानी की तरफ के नहीं देखोगे, और बाबा के बाबा को नहीं देखोगे, और फैमिली मेंबर्स में नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये तो एकदम गलत हो गया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गया। अच्छा बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, पेडिग्री एनालिसिस में और जीनियोलॉजी में। जीनियोलॉजी हम क्या करते हैं, जीनियोलॉजी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, किसमें, जब हम लोग फील्ड रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च एक हमारा मेथड है जीनियोलॉजी, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम पूरा फैमिली का ट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक। और पेडिग्री एनालिसिस का क्या कहाँ यूज़ होता है, जब हम लोग इसको बायोलॉजी से समझ लो, ठीक है। ये हो गया आपका सोशल साइंस से रिलेटेड, वो हो गया बायो से रिलेटेड, मतलब जब आप इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न देखते हो किसी डिजीज़ की स्टडी का, ठीक है, तो वहाँ पर आप पेडिग्री एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, दोनों गलत है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है। अर्लीस्ट स्टोन टूल्स आर पेबल टूल्स, सही बात है। और ब्लेड टूल्स वर कॉमन इन अपर पैलियोलिथिक पीरियड, एकदम सही बात है कि ब्लेड टूल्स कहाँ पाया जाता था, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में पाया जाता था। और अर्लीस्ट टूल जो थे वो किसके बने थे, पेबल्स टूल्स होते थे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 मतलब अच्छा क्वेश्चन है, नेट लेवल का क्वेश्चन है मैं कहूँगी, बिकॉज कई बच्चे नेट के भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो हम लोग बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की, एमएन की, एमएनएस, या फिर आरएच की बात कर लेते हैं, आरएच फैक्टर की बात कर लेते हैं। उसके अलावा हम बात नहीं करते आगे। लेकिन ज़रूरी है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है, आप आज से आप याद कर लो, एक्सजी और केल। ठीक है, ये एक्सजी भी एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है और केल भी एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब 2 क्वेश्चन मेरे पास हो गए, एक पिछला वाला क्वेश्चन जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन समझाना था, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। क्योंकि ये भी क्वेश्चन अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगी तो वीडियो पता लगेगा कि बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, एक्सजी ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। और ये जो केल ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको आप आरएच की तरह समझो। जैसे मैंने आपको आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव पढ़ाते वक्त समझाया था कि आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव के चक्कर में जो पैटर्निटी उसमें इशू आती है उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। वहाँ मैंने समझाया था आपको, इसको इसके बारे में बहुत अच्छे समझा रखा है। ठीक है, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट विद पीवाईक्यू में। ठीक, इन द सेम वे केल पॉजिटिव और केल निगेटिव में भी यही होता है, और ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है ब्लड ग्रुप से। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगी। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है। ठीक है, एक किंग थे, उनसे रिलेटेड कहानी, उन्होंने बहुत सी शादियां की थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाऊंगी। बट अभी के लिए याद, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आप जान लो कि दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, एक्सजी भी ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है और केल भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके चलिए 23 पूरे पेपर में लगता है स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है। कल्चर इज यूनिकली ह्यूमन, कल्चर इज नेचुरली इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अरे भाई ये तो एकदम गलत बात बोल दी। ठीक है, कल्चर यूनिकली ह्यूमन है, हाँ एकदम सही बात है कि हम ह्यूमंस में कल्चर जो है वो एक यूनिक चीज़ है जो हम लोग में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। वैसे अभी जो रिसेंट रिसर्च हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो औरंगटान है इन लोगों में भी कल्चर जैसी चीज़ें पाई जाती हैं जो सोशलाइज करते हैं अपने बच्चों को। बट अगर आप एक ब्रॉड उस पर देखो तो हाँ, ह्यूमन एक ऐसा भगवान की बनाई चीज़ है जिसके पास कल्चर एक यूनिक चीज़ है। ठीक है, हमारे पास कल्चर हमारा एक यूनिक चीज़। अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा कि कल्चर यूनिक है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि कल्चर नेचुरली इनहेरिटेड होता है। अच्छा, आप मतलब पैदा होते ही आपको पता था कि आपके यहाँ पूजा कैसी होती है, बड़ों का पैर छूते हैं, बड़ों से नमस्ते करते हैं। ठीक है, ये बड़ा है, बड़े से ऐसे तमीज़ से बात करते हैं, ये मैम है, इनको मैम, इनको इनको सम्मान देना है। ठीक है, ये पता था आपको? नहीं पता था ना। ये क्या हुआ, ये आपने लर्न किया है। क्या किया है आपने? लर्न किया है ना। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर इज लर्न। आप कल्चर को क्या करते हैं? सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की प्रोसेस से, या फिर और किसी प्रोसेस से सीखते हैं? एकल्चरेशन की प्रोसेस से सीखते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि कल्चर जो है वो नेचुरली इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। कि मुझे पता है कि पैर कैसे छूते हैं, तो कल को जो बच्चा होगा उसको भी पता होगा कि पैर कैसे छूते हैं। आपको पता, या फिर आपके पेरेंट्स को पता था, आपके पेरेंट्स बहुत बहुत डिसेंट लोग हैं, उनको पता है कि कैसे सोसाइटी में बिहेव करते हैं, और आप पैदा हुए तो आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें थी कि बड़ा है, ये छोटा है, नहीं थी ना। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि ये इनहेरिट होता है, कल्चर नहीं इनहेरिट होता। ठीक है, कल्चर आप लर्न करते हो। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक। कभी कभी मैं फील करती हूँ मैं एक क्वेश्चन पे इतना इंडल्ज होकर आपको समझाती हूँ, आप लोग अब भी सोचते हो कि मैम अब बस सब समझ में आ गया, आप जाने दीजिए। चलिए, स्टेटमेंट पहला है, गद्दी एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, संथाल एक पेस्टोरल कम्युनिटी है। गद्दी कहाँ की ट्राइब है? सबसे पहले ये जान लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की, झारखंड की ट्राइब है, जम्मू कश्मीर की ट्राइब है। तो आपको ये एकदम पता होनी चाहिए, ट्राइब याद कर लीजिए, कौन सी ट्राइब कहाँ की है। आसानी से आप गूगल करोगे, बहुत सी आजकल कोचिंग सेंटर्स और ये सब डाले रहते हैं, कौन सी ट्राइब कहाँ की, आपको मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, एक मैप लो, एक मैप खरीदो, और मैप खरीदने के बाद जितनी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं आप उसको क्या करो, एकदम मैप पे लिख कर याद करो, जिससे आपको एकदम आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि अच्छा ये ट्राइब जो है ये पर्टिकुलर जगह की है, ये हिमाचल प्रदेश की है, यूपी की है, ये झारखंड की है। ठीक है, तो ये आप एकदम कर लो, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है, ये संथाल। संथाल कहाँ की ट्राइब है? अब वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, झारखंड की मेन ट्राइब है। ठीक है,
ओके, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ सब कहाँ पाए जाते हैं? संथाल। अब क्या कह रहा है कि गद्दी एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, एकदम सही बात है। गद्दी जो है वो एक पेस्टोरल कम्युनिटी है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शेफर्ड्स होते हैं, तो इन लोग के पास शीप्स होती हैं, उसको ये उसी से अपना इन लोग की लाइफ लिवलीहुड चलता है। और संथाल एक पेस्टोरल कम्युनिटी नहीं है। संथाल जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं, कोल माइन में काम करते हैं ये लोग, ठीक है, ठीक, और माइग्रेटरी वर्कर्स की तरह काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, चलिए 25, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्या रखा है? फॉसिल्स है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, बेसिकली क्या आपको इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे पीरियड है ना, पैलियोलिथिक, ठीक है, उसके बाद मिजोलिथिक, नियोलिथिक, ओके, कॉपर, ब्रॉन्ज। तो आपको पता है कि पैलियोलिथिक के पीरियड के टाइम जो ह्यूमन होगा वो किस तरह का उसका कल्चर होगा? वो बार्बरिज्म, आपको पता ही है ना, सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन, यही है ना। तो पैलियोलिथिक के टाइम ह्यूमन उतना उसका कल्चर नहीं डेवलप हुआ था ना, उतना उतना सभ्य नहीं हुआ था ह्यूमन। तो इस टाइम कैसे होगा? सेवेजरी यही स्टेज पे रहा होगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है? मैच करनी है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए हैं। अब चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं जल्दी से। तो पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हो जाएगा? सेवेजरी हो जाएगी। नियोलिथिक में बार्बरिज्म पहुंचा होगा स्टेज पे। कॉपर एज में कहाँ हो जाएगा? हायर बार्बरिज्म में। और अर्ली ब्रॉन्ज एज पे सिविलाइजेशन में। तो एक का सेकेंड एक ही में है, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्टर्ब जीनोटिपिक प्रोपोर्शन ऑफ अंडर हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। हम लोग पढ़ते हैं कि हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, उसके प्रोपोर्शन को। मैंने आपको पढ़ाया है, म्यूटेशन है उसमें, माइग्रेशन है उसमें, रिकॉम्बिनेशन है उसमें, हाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसमें, जीन फ्लो है उसमें, है कि नहीं। ये सब सारे नेचुरल सिलेक्शन है उसमें। तो ये इसी में से आपको क्या करना है? चूज़ करना है। तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हटा दो, ए जिसमें नहीं हटा दो, मतलब या तो फर्स्ट होगा या फिर क्या होगा? फोर्थ होगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से आपका कॉन्सेंग्यूटी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? असॉर्टिव मेटिंग, रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग भी क्या है? डिस्टर्ब करता है हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई किस में है? इसमें है, मतलब ए। ठीक है, ADE करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लेशियल पीरियड ऑफ मिडिल प्लेस्टोसीन। मिडिल प्लेस्टोसीन में कौन सा ग्लेशियल पीरियड आएगा? देखिए, जब प्लेस्टोसीन जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, तो जो लोअर है इसमें कौन सा आता है? इसमें गुंज आता है। ठीक है, मिडिल में आता है मिंडल और रिस, और अपर में आता है वुर्म। ठीक है, मैं इसका आप लोगों को एक चार्ट भेज दूंगी, वो पूरा आप देखिएगा, ये नहीं कि आप केवल यही देखिएगा। देखिए, ये जो ग्लेशियल फेज है ये यूरोप का है। ठीक है, यूरोप का है। आपको यूरोप के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ और ईस्ट अफ्रीका, साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका, जो कि पूछा जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, कगासीन, कमेरान, गम्बेलियन, वो सारा आपको देखना है। ठीक है, एक देखना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो मैं आपको वो चार्ट भेज दूंगी टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन पे अगर देखें तो इस क्वेश्चन में मिंडल और रिस आ जाएगा, तो मिंडल, डी एंड रिस, ए एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एथनिकल पीरियड डिफाइंड बाय एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन ने, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊपर ही हमने बात की थी। ये क्या हो गया? ऊपर ही हमने बात की थी, सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन, ये 3 की बात करते हैं। एल.एच. मॉर्गन इसी 3 की बात करते हैं, तो ABC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 अगेन देखिए आ गया ना। मैंने आपसे कहा ट्राइब याद कर लीजिए, CUET में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्राइब से रिलेटेड। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब ऑफ राजस्थान की ट्राइब नहीं है। भील है, मीना है, मीना आपको पता है, मीना ट्राइब, और ये लोग बहुत अच्छा UPSC में भी बहुत बहुत बच्चे इस ट्राइब से सेलेक्ट हो रहे हैं। देन राबरी ट्राइब, ये भी राजस्थान की है, ये कैमल रीडिंग करते हैं ये लोग। गोंड कहाँ की है? गोंड अगर आप देखो तो बेसिकली ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, MP में। ठीक है, छत्तीसगढ़ और MP की ट्राइब है इधर की। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोंड। गोंड जो है वो कहाँ की राजस्थान की ट्राइब नहीं है, कहाँ की है, एमपी और छत्तीसगढ़ की है। ओके 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन एक पढ़ा हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी। तुरंत बताइए, खासी क्या है, एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। ओके क्वेश्चन नंबर 31। Which article of Indian Constitution is a safeguard for educational and economic interest of the weaker section of the society and in particular the scheduled caste and scheduled tribe? मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सेफगार्ड करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, स्पेशली अगर देखा जाए तो एससी और एसटी के एजुकेशनल और इकोनॉमिक सेफगार्ड की बात करता है। ओके आर्टिकल 46, 21, 48, 10। आप में से जिसने भी आर्टिकल वाला मेरा वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर सारे आर्टिकल्स सॉल्व कराए हैं रिलेटेड टू एससीज एंड एसटी या फिर ओबीसीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आर्टिकल 46। ओके आर्टिकल 40, 1 सेकेंड, आर्टिकल 46। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 32 अगेन आर्टिकल से ही क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेफगार्ड फॉर द राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो कि सेफगार्ड करता है किसी भी किसी भी कम्युनिटी के उनके राइट टूवर्ड्स देयर लैंग्वेज, टूवर्ड्स देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्टिकल 350, 21, आर्टिकल 5 या फिर आर्टिकल 340। तो ये नया क्वेश्चन है, इसको देख लेते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 350। जो आर्टिकल 350 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेफगार्ड करता है फॉर द राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट और कल्चर को। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। 33 क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कह रहा है, द रोल ऑफ एनर्जी वॉज सेंट्रल इन द थ्योरी गिवन बाय। किसकी थ्योरी में एनर्जी का रोल सेंट्रल में था, मॉर्गन, क्रोबर्ट, वाइट, टाइलर। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो सारे देखे होंगे तो आप तुरंत आंसर बता दोगे। लेस्ली वाइट, मैंने आपको बताया लेस्ली वाइट का फॉर्मूला क्या था, कल्चर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये कल्चर है, ये एनर्जी है और ये है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहते क्या है, लेस्ली वाइट कहते हैं कि कल्चर डेवलप होता है एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज पर कैपिटा। ओके, तो ये इनका फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू E इंटू टी। तो इसको याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसकी थ्योरी में एनर्जी का रोल सेंट्रल था, तो एनर्जी किसके में, लेस्ली वाइट में। ओके चलिए 34 अगेन एक इजी बुक। द बुक आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक वॉज रिटन बाय, तुरंत बता देना चाहिए, मेलिनोस्की। ओके 35 अगेन एक इजी क्वेश्चन। द ट्विन प्रोसेसेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड डैश वर गिवन बाय मैरियट। तो मैरियट ने यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकेलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि यूनिवर्सलाइजेशन में ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन में चेंज होता है कि मतलब दोनों बताइए। ठीक है, कि जब ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और लिटिल ग्रेट में। ठीक है चलिए 36 हाउ मेनी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। मैंने पीवीटीजीज के बारे में पहले भी वीडियोस में बात की है। पीवीटीजीज पहले इसको क्या बोलते थे, पीटीजी बोलते थे। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोलते थे, लेकिन इन 2006 इसका नाम बदल के इसको पीवीटीजी कर दिया गया। और ये देबर कमीशन के उस पर आया था, रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था। इसमें वो ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ओके, सो उनको इनमें रखा गया है। और टोटल कितनी ट्राइब हैं, टोटल हैं 75 ट्राइब्स। ठीक है, पीवीटीजी इसमें। चलिए 37 घोटुल अगेन एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। घोटुल क्या है, घोटुल एक डॉमेट्री है। मैंने सारी डॉमेट्रीज किस ट्राइब की कौन सी डॉमेट्री है मैंने ये आप लोगों को बता रखा है, तो आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ देख लीजिए। घोटुल किसकी है, मारिया गोंड्स जो हैं उनका डोमेट्री जो होता है उसको घोटुल बोलते हैं, मारिया एंड देयर घोटुल। ठीक है, ये बताइएगा मारिया एंड देयर घोटुल किसकी बुक है, बुक भी लिख रखी है किसी ने इस पर। ठीक है, तो ये आप सारी डोमेट्री वहाँ से जाके देख लीजिए। अगर घोटुल पूछा गया है तो कोई भी डोमेट्री पूछी जा सकती है, या फिर मैचिंग में नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन मैचिंग में आ रहे हैं, मैच करने को आ रहे हैं। ठीक है
सो वहाँ पे आप जाके उस वीडियो में सारे डॉमेट्रीज देख सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है, 2 क्वेश्चन अभी मुझे आपको समझाने हैं जो मैंने स्किप कर रखा है। एक तो एक्सॉन एंड इंट्रॉन वाला और दूसरा ब्लड ग्रुप एक्सजी और केल। ठीक है, ये इस पर मैं अलग से वीडियो डालूंगी। इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।